चलिए आज हम देखते हैं 1 लाख से 1 करोड़ तक का सफर किस तरीके से तय किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो अपने बड़ी मेहनत से अपने 1 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे। 1 लाख रुपए आपने आपने चाहे आप कोई बिजनेस करके करा हो या फिर कोई कहीं से आपने सैलरी बेसिस पे कमाया हो या कोई अदर तरीके से आपने 1 लाख रुपए कमाया हो, तो आपने 1 लाख रुपए तो अभी इकट्ठा कर लिए है। अब सवाल आता है कि इस 1 लाख रुपए का हम करें क्या। आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप किसी चीज से में खर्च कर देंगे या फिर आप सेव करके रखेंगे, अपने सेविंग अकाउंट में आपके रहेगा ये पैसा, और या तो आप तीसरा ऑप्शन है कि आप इसको इन्वेस्ट कर देंगे। तो अब ये तीनों ऑप्शन में अगर आपको पैसा ग्रो करना है तो आपका ग्रो सिर्फ थर्ड ऑप्शन पे कर पाएगा, जो कि है इन्वेस्टिंग। क्योंकि देखिए खर्च कर देंगे तो वो तो आपको थोड़ी देर का मजा रहेगा उसका और फिर वो गया वो पैसा। दूसरा ऑप्शन है कि आप उसको सेव करते हैं तो सेविंग अकाउंट में आपको 3% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो 3% इंटरेस्ट रेट से ज्यादा तो आपका इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई है, जो कि आपका वो पैसा जितना ग्रो करने ही नहीं देगी, आपका ओवर द इयर्स वो पैसा आपको रिड्यूस ही लगेगा कि आप 10 साल बाद उस पैसे को देखेंगे तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो वो कुछ काम का नहीं रहेगा। तो अगर आपको अब ग्रो करना है तो ग्रो करने के लिए आपको थर्ड ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, जो कि है इन्वेस्टिंग का। अब आती है बात इन्वेस्टिंग पे कि आप कहाँ इन्वेस्ट करें, इस 1 लाख को ऐसी कौन सी जगह पे लगाएं कि जिससे कि हमारा पैसा बहुत ही स्पीड में ग्रो करे। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो आपके पास सबसे सेफ ऑप्शन जहां पे रिस्क बहुत ही कम है वो एक पहला ऑप्शन आता है निकल के, जो कि फिक्स डिपॉजिट का। तो फिक्स डिपॉजिट में आप देख ही रहे हैं कि अभी कोरोना के टाइम से रेट गिरते जा रहे हैं, तो भी गिर के बहुत कम हो गया है बैंक का इंटरेस्ट रेट, जो कि आपको 5 से 6% आपको कोई भी एफडी में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो कि बहुत ही कम होता है, जो कि उतना इन्फ्लेशन भी आजकल उसी स्पीड पे बढ़ रहा है। तो एट द पार वो इन्फ्लेशन के आगे है। जैसे सेविंग में हमने देखे थे कि वो इन्फ्लेशन से भी बहुत कम रेट पे ग्रो कर रहा है, बहुत ही कम इंटरेस्ट मिल रहा है। वही एफडी में कम से कम इन्फ्लेशन के साथ साथ चल रहा है, पर यहाँ पे भी क्या होता है कि आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे, और वो रहता है कि जैसे आप गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स पे लगा दिए। गवर्नमेंट की स्कीम्स 2 प्रकार से बढ़ती है, एक नॉर्मल स्कीम्स रहती है नॉर्मल सिटीजन्स के लिए, और एक सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ अलग स्कीम्स चलती है। तो नॉर्मल सिटीजन्स के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप पीपीएफ में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा लगा लें, तो उसमें आपको 7-8% का एक इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहेगा, मतलब एफडी से थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आपको वहां पे मिलेगा, और वो भी थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट ही माना जाता है। बट दिक्कत यहाँ पे रहती है कि वो लंबे समय तक के लिए लॉक इन हो जाता है। लॉक इन मतलब वहां पे आपको उसको पैसे को निकाल नहीं सकते, काफी समय तक वो लॉक हो जाता है। वैसे ही सीनियर सिटीजन्स के लिए 2 स्कीम बहुत ही फेमस है जो चलती है। एक पहली स्कीम जो है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि आप कोई भी बैंक के थ्रू यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं। गवर्नमेंट के पास आपका पैसा जमा रहता है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट रहता है सीनियर सिटीजन वाले लोगों के लिए, और 60+ वालों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, और इसमें थोड़ा और पीपीएफ से थोड़ा और इंटरेस्ट थोड़ा आपको ज्यादा मिल जाएगा। तो लगभग वही आपके 7 से लेकर 9 के बीच में आपको यहाँ पे मिले इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन के लिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और उसके बाद जो दूसरा एक ऑप्शन आता है वो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। यहाँ पे भी आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ लॉकिंग्स रहेंगी, और साथ में आपको इंटरेस्ट भी अच्छा 7 से 9% के बीच में आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए अगर आप सीनियर सिटीजन के इसमें ये जो स्कीम्स में पैसा लगा रहे हैं, तो इसमें भी कुछ लिमिट्स रहती है कि आप मैक्स टू मैक्स 1% खाली 15 लाख रुपए एक स्कीम में लगा सकते हैं, और 15 और 15 30 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट इसमें हो सकता है। और इस तरीके से वही अगर हम देखें पीपीएफ में भी 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हम हर साल कर सकते हैं, उसमें बेनिफिट भी मिल जाता है इनकम टैक्स वगैरह में। तो इस तरीके से ये पूरा एक पिक्चर रहता है जिसमें कि हम नॉर्मल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें पैसा हमारा ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, थोड़ा सा इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज्यादा ग्रो करेगा, इन्फ्लेशन से 1-2%, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो हमारा पैसा तो वैसे के वैसे ही रखा रहेगा। हमने इतनी मेहनत से 1 लाख रुपए जमा किया, खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं हम, हमें कुछ चीज को बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए हमें कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। तो फिर इसके बाद निकल के आता है आपका अगला ऑप्शन, जो कि रहता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जो है वो शेयर मार्केट में लगा हुआ रहता है, पर यहाँ पे भी एक लिमिटेशन आ जाती है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो उतना ज्यादा आपको रिटर्न नहीं दे पाएगा जितना कि खुद एक शेयर्स दे सकता है। अगर आप शेयर्स पे इन्वेस्टिंग करते हैं तो वो ज्यादा रिटर्न देगा। फिर भी अगर हम म्यूचुअल फंड में एक ऑन एन एवरेज अगर हम देखें 10 to 18% के बीच में आपको एनुअल रिटर्न मिल जाएगा, जो कि आपका रहेगा म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड में ये इससे ज्यादा रिटर्न क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो एक पर्सन को हम पूरा पैसा 1 लाख रुपए हम किसी एक पर्सन को हैंड ओवर कर देते हैं, और वो हमारे बिहाफ पे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। पर होता यह है कि उसके पास करोड़ों अरबों रुपए एक साथ आते हैं, और वो उसको अरबों रुपए स्टॉक मार्केट में लगाना रहता है। तो
इसमें दिक्कत ये आती है कि जैसे ही वो अगर कोई एक स्टॉक को खरीदने जाएगा तो वो महंगा हो जाएगा, तो उसको जैसे ही वो खरीदने पहुंचा वहां तक वो, क्योंकि इतना ज्यादा क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं लोग कि वो तुरंत वो महंगा हो जाता है, तो उन लोग को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है, उस शेयर्स के जो प्राइसिंग का, जो फ्लक्चुएशंस का, वॉलेटिलिटी का उतना फायदा नहीं मिल पाता। तो इसके बाद ये हमने देखा म्यूचुअल फंड में क्या दिक्कत आ रही है वो भी हमने समझ लिया, क्यों उससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। अब एक आखिरी ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो है स्टॉक मार्केट का, मतलब बिजनेस में पैसा लगाइए। डायरेक्ट आप बिजनेस पे जो ऑलरेडी ग्रो कर रखे हैं, जो बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, उन पे आप डायरेक्टली अपना पैसा लगा सकते हैं और उनके साथ आप ग्रो कर सकते हैं। मतलब या तो आप खुद उसको अपने खुद का ही बिजनेस चालू करके कर सकते हैं, पर उतनी मेहनत अगर आपको नहीं, आप ऑलरेडी आप अपने दूसरे काम में बिजी हो तो आपको ये नहीं पता है कि कैसे उसको ग्रो करें, इसलिए तो आपने इन्वेस्टिंग का तरीका चूज किया। तो अब इन्वेस्टिंग का तरीका में सबसे जो बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट मतलब कोई एक बिजनेस पे इन्वेस्ट करना, उसे एक बिजनेस पे पैसा लगाना। तो अब यहाँ पे जब स्टॉक मार्केट निकल के आता है तो अब स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे शेयर्स है, बहुत सारी कंपनीज है, किसमें पैसा लगाए? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे निकल के आता है कि अब किसमें पैसा लगाए। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि टोटल मार्केट में है कितनी कंपनीज, पहले तो ये देख लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे दो मार्केट चलता है, एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। दोनों स्टॉक एक्सचेंज में कुछ कुछ शेयर्स, कुछ कुछ कंपनीज लिस्टेड रहती है जहां से हम अपने उस कंपनीज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे NSE है तो NSE पे अराउंड 1500 कंपनीज है, 1500 कंपनीज आपको NSE पे मिल जाएंगी, और वहीं आपको 3000 कुछ कंपनीज, अराउंड मैं अभी अप्रॉक्स फिगर पे बात कर रहा हूँ, 3000 कुछ कंपनीज आपको BSE पे मिल जाएगी। तो अगर हम ऐसे देखें तो 4500 कंपनीज आपको टोटल मिल रही है। अब आपके पास ऑप्शन है, 4500 ऑप्शन आ गए, किसमें इन्वेस्ट करें, किसमें की ज्यादा रिटर्न मिले हमें। क्योंकि हमने देखा था इसका एक पहला ऑप्शन था जो कि था म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत आसान है, किसी को दे दे पैसा वही लगा लेंगे, 4500 स्टॉक में सर्च करने से तो बेटर है म्यूचुअल फंड में डाल दें, उन लोग ही लगा लेंगे। पर जब आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाएंगे तो वहां पे फिर आपके पास वहां पे 2-2500 चॉइस आ जाएंगे, 2500 म्यूचुअल फंड आ जाएंगे, उनमें से आपको चूज करना रहेगा कि 2500 में से आप कौन सा म्यूचुअल फंड में लगाएं जिसमें कि वो अच्छा रिटर्न दे पाए। तो वो मेहनत वहां करने की जगह आप स्टॉक्स पे ही कर लीजिए। तो स्टॉक्स में 4500 ऑप्शन है आपके पास, 4500 ऑप्शन में अब आपको चूज करना है कि किसमें हम पैसा लगाएं। तो इसके लिए अब चूज करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रेटेजीज की मदद लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ फिलोसॉफीज चलती है, एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब आप उस कंपनी के पूरे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, एनुअल रिपोर्ट, ये सारी चीजों को स्टडी कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैसे वो कमा रहे हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, उनका क्या कैश फ्लोज रहेंगे आगे चल के, ये सारी चीजों को आप स्टडी करते हैं, उनके सारे रेशियो एनालिसिस को स्टडी करते हो और उसके बाद एक नतीजे पे पहुंचते हो कि ये कंपनी अच्छी है। अब 4500 कंपनीज का ये पूरा एनालिसिस एक एक का करते बैठे रहेंगे तो हमारी तो जिंदगी निकल जाएगी। तो ये तरीका भी है तो बहुत अच्छा, प्लान बहुत अच्छा लग रहा है। 4500 में से अपन को सब में सबकी एनालिसिस करनी है, सबकी बैलेंस शीट पढ़नी है, और सब इतना तो अगर पढ़ने में बैठे हम तो बहुत टाइम निकल जाएगा, इतना मेहनत हमसे नहीं हो पाएगा। हमने सोचा कि नहीं, इससे कुछ और अच्छा ऑप्शन दीजिए। तो फिर एक ऑप्शन है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, भाव कैसे कम ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम्स कैसा कम ज्यादा हो रहे हैं, उससे डिसाइड करते हैं। जैसे अगर आप देखें कि आप जो आपके जो एरिया पे आप रहते हो, अब अगर आप उसकी जमीन की अगर कोई वैल्यूएशन करने बोले तो आप कैसे करोगे? जमीन में कितना उसकी जगह को नापोगे और उसके बाद उसका पर स्क्वायर फीट रेट पता करोगे। तो जब पर स्क्वायर फीट रेट पता करने जाओगे तो उसकी खुद की फंडामेंटली वैल्यू आप नहीं देखोगे कि जितने में आपने खरीदा था, फिर उससे आपने कितना इनकम जनरेट कर लिया उस जमीन से, फिर आगे चल के उससे कितना रेंट आने वाला है, आप ऐसे नहीं देखेंगे। आप क्या करेंगे कि आप लोकली कुछ ब्रोकर से कोई बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ का बगल वाली प्रॉपर्टी कितने में बिकी थी, उसके बगल वाली कितने में बिकी थी, यहाँ का एरिया का क्या रेट चल रहा है। तो एक मार्केट को स्टडी करते हैं आप यहाँ पे। आप यूजुअली करते ही, आप जमीन को भी खरीदने बेचने में ये स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। वही सेम स्ट्रेटेजी अब आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लगानी रहेगी, शेयर्स को खरीदने के लिए। तो शेयर्स को खरीदने के लिए यहाँ पे हम जो लोकेलिटी का, मार्केट का एक कवरेज लेते थे, वही हम यहाँ पे वॉल्यूम के बेसिस पे लेंगे, प्राइस के बेसिस पे लेंगे कि अभी थोड़े दिन पहले ये कितने प्राइस में बिक रहा था, कितने लोग इसको खरीद रहे थे, तो अब उसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया है, अब ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो गए हैं, तो डिमांड और सप्लाई का गेम आ जाएगा। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है डिमांड और सप्लाई, उसका गेम यहाँ पे आ जाएगा, और जो कि यहाँ पे फिलोसॉफीज को मिक्स कर देंगे, जो इन्वेस्टिंग फिलोसॉफीज रहती है उसके साथ यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस को लगाया जाएगा। अब ये जो टेक्निकल एनालिसिस रहती है इसमें कई सारे इंडिकेटर्स आते हैं। तो इंडिकेटर्स मतलब जो हेल्प करते हैं हमें ये सब
जो तरीका है उसको पता करने के लिए। तो ये एक वे ऑफ इन्वेस्टिंग हो गया। पहला हमने देखा फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में पूरी उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस को स्टडी कर रहे हैं। दूसरा हमने देखा टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइसेस को देख रहे हैं, वॉल्यूम्स को देख रहे हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक एग्जांपल हमारे एक लैंड का भी लिया था, जिसमें कि हम किस तरीके से मार्केट में एक जमीन की वैल्यू डिसाइड होती है, तो उसी तरीके से हम शेयर मार्केट में भी देखने वाले थे। तो ये हो गया दो तरीके। अब तीसरा होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि उसका जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसका वैल्यूएशन आप अपने दिमाग में सोच के चल रहे हैं, जबकि वो मार्केट उसको बहुत कम पैसे में आपको अवेलेबल करा रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग ये बोलता है कि जैसे ही कोई महंगी चीज सस्ते में मिल रही है तो उसको ले लो, और जब वो चीज महंगी हो जाएगी तब आप उसको बेच देना। सिंपल है। बट किसको पता चलेगा कि कौन सी चीज कितनी महंगी है और कितनी सस्ती है? तो यहाँ पे भी वही एक डाउट आ गया कि अब ये भी एक परेशानी वाली बात होगी। तो देखिए तीनों ही तरीके हमने देखे और तीनों में सबकी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है और कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि जिसमें कि कुछ फंडामेंटल एनालिसिस का भी पार्ट हो, टेक्निकल एनालिसिस का भी पार्ट हो और वैल्यू इन्वेस्टिंग का भी कुछ पार्ट हो। तो ये तीनों को कंबाइन करके हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम उन 4,500 स्टॉक्स में से, जो हमने देखे कि 4,500 स्टॉक्स थे, उन 4,500 स्टॉक्स को हम पूरा शॉर्टलिस्ट करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग अलग अलग तरीकों से, फिल्टर्स करेंगे, फिल्टर करते 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 हम उसको कम करते जाएंगे, फिल्टर्स करते हुए, हर एक एनालिसिस को यूज करते हुए, और फाइनली हम एक बकेट बनाएंगे। जो बकेट रहेगा या तो कभी एक स्टॉक का हो सकता है या कभी 10 स्टॉक का हो सकता है। तो 1 से 10 स्टॉक का हम एक बकेट बनाएंगे जिसमें कि हमें फाइनली इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम एक पूरे एक्सेल की शीट है, ये हमारी पूरी, हम इसकी मदद लेंगे कि एक्सेल में हम कैसे एनालिसिस करेंगे, पूरा हम सीखेंगे A to Z। और उसके बाद हम फाइनल करेंगे कि ये कोई एक स्टॉक हमें फाइनल करना है, ये खरीदना है। 1 से 10 स्टॉक हम यहाँ पे फाइनल करेंगे। अब आपने खरीद तो लिया, पर यहाँ पे फिर एक परेशानी चालू होगी कि अब इसको बेचे कब हमें पता चलेगा कि ये इसकी टॉप प्राइस है। तो बेचने के लिए यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट। तो हम वो पूरा कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट भी समझेंगे कि कैसे हम रिस्क मैनेजमेंट की तरीके को यूज करते हुए हम कब खरीदे, कब बेचे, प्रॉफिट कब मेंटेन करते रहे और ज्यादा लॉस ना हो जाए। हमारा लॉस को यहाँ पे ड्रॉ डाउन बोला जाता है कि ज्यादा ड्रॉ डाउन ना हो जाए, मतलब ज्यादा लॉस में हम ना चले जाए, हम अपने लॉस को भी सेव करके रखें और प्रॉफिट भी बनाते रहें। तो ये एक प्रकार से एक गेम की तरह होता है। तो आपको इसको एक गेम की तरह लेना पड़ेगा कि कैसे आप उसको गेम में मास्टरी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई गेम में, जैसे अगर ओलंपिक्स में कोई अगर खेलने जाता है तो ओलंपिक्स प्लेयर बनने के लिए वो कितनी मेहनत करता है। तो यहाँ पे अगर आप वैसी ही मेहनत करें तो वो जो 1 लाख है उसको 1 करोड़ बनाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप सोच के देखें कि अगर इसका कंपाउंडिंग कैसे हो सकता है कि 1 लाख से 1 करोड़ कितना टाइम लग सकता है। तो अगर आपको एक आसान रास्ता अगर मैं दिखाऊं, तो अगर आप अपना पैसा हर साल डबल करते जाए तो आपका पैसा 7 साल में 1 लाख का 1 करोड़ बन जाएगा। कैसे? 1 लाख, फिर 1 लाख से बनेगा 2 लाख, 2 लाख से बनेगा 4 लाख, 4 लाख से 8 लाख, 8 लाख से 16 लाख, 16 लाख से 32 लाख, और इस तरीके से वो 1 करोड़ तक जर्नी तक पहुंच जाएगा 7 साल। और अगर आपको और फास्ट करना है तो वो जो 100% आप रिटर्न कमा रहे हो, साल भर का जो एनुअल रिटर्न का 100%, वो आप उसको और 6 महीने में कमा लीजिए। तो अगर आप उसको 6 महीने में अगर 100% में डबल करने लग गए तो आपका वो जो 7 साल है वो 3.5 साल में आ जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। हर 6 महीने में वो आपका पैसा डबल होएगा तो आप 1 करोड़ तक पहुंच सकेंगे। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये जो फिगर है, जो 100% पर आपको ईयर में कमाना है, या आपको 5 साल में 100% कमाना है, या 6 महीने में 100% कमाना है, ये आपके ऊपर है। और ये आप कैसे कर सकते हैं? इसमें मास्टरी करके, इसमें आप A to Z स्टडी करके, काफी सारी यहाँ पे हम टेक्नोलॉजीज की भी मदद लेंगे, बड़े पुराने एक्सपीरियंस जो टीचर्स हैं, उनके गुरुज हैं, उनकी मदद लेंगे। कुछ टेक्नोलॉजीज जो सॉफ्टवेयर ट्रेनर्स आ गए हैं आज की डेट में, उनकी मदद लेंगे। ऑलरेडी कुछ कंपनीज जो है वो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रोवाइड कर रही है जिसमें कि वो लोग खुद वहाँ के सारे एम्प्लॉइज बैठ के एनालिसिस करते रहते हैं, उनकी एनालिसिस की भी हम मदद लेंगे। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को यूज करेंगे और उससे हम फाइनल करेंगे कि हमें कौन से टाइम पीरियड में काम करना है। क्या हमें 6 महीने में पैसा डबल करना है, साल भर में डबल करना है, 5 साल में डबल करना है, 10 साल में डबल करना है? ये डिपेंड करेगा हमारी मेहनत पे कि आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतनी जल्दी उस जो टाइम पीरियड है उसको शॉर्टन कर सकते हैं। तो कितनी जल्दी शॉर्ट करने के लिए हार्ड वर्क और पेशेंस, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो हम उसके साथ में करते हुए ये पूरी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और मेरे साथ आप इस जर्नी को एंजॉय करते हुए पूरा कुछ हर एक 100% सारी चीजों को कवर करते हुए सीख सकते हैं और इन्वेस्टिंग का मजा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।